ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन की कैटेगरीज के हवाले से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, और इसके अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन के हवाले से हमने कहा था। उसके बाद हमने कहा था कि जी हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन है उसके अंदर हम रेस्पिरेटरी जो पैसेज वे हैं उसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहे थे, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। स्ट्रक्चरली हमने कहा था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो एक यू आर टी है, दूसरा एल आर टी है। यू आर टी से रिलेटेड हमने कहा था कि जी ये इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फिर हमने नोज़ के बारे में डिस्कस किया था, फिर नोज़ की कंपोजिशन के हवाले से कहा था कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। एल आर टी के अंदर हमने लेरिंग्स वॉइस बॉक्स के हवाले से, ट्रेकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई और ये जो है वो कंपोनेंट जो है वो हमने देखे थे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फंक्शनली आप कह सकते हैं डिवीजन थी, कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, उनको हमने डिस्कस किया था। देन जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ करेक्टर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो हमने देखनी है। फिर आगे थे आपके डिवीजन, यानी इंडिविजुअली हमने यू आर टी को देखा था एंड लेस एल आर टी को देखा था। यहाँ पे यू आर टी से रिलेटेड हमने कहा था कि जी हमारे पास नॉस्ट्रल जो है वो एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये जिस तरह हमने डायग्रामेटिकली शो की हैं। फिर हमने कहा था कि जी नेजल कैविटी जो है वो हॉलो स्पेस होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंटीरियर पार्ट ऑफ एक टर्म यूज करते हैं वेस्टिब्यूल। इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी नियर द नॉस्ट्रल्स आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। अच्छा, ये ओपनिंग हमारे पास नॉस्ट्रल्स हो गए, और ये जो एक्सटेंडेड रीजन था, ठीक है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है एक्चुअल में उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, ठीक हो गया, और नोज, ये तीन चार जो टर्म्स हैं ये आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद फेरिंग्स के हवाले से हमने कहा था, फेरिंग्स हमने ये डिस्कस किया था कि जी ये हमारे पास है नेजल कैविटी, ये हमारे पास है ओरल कैविटी। उसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं तो नेजल कैविटी से आगे ये एक खाली एरिया जो है वो आप कह सकते हैं मौजूद होता है, वो ओरल कैविटी से भी आ रहा होता है। तो जो नेजल कैविटी से होता है उसको हमने यहाँ पे ये कलर देखोगे ना आप, ये ग्रीनिश कलर है, ये एक्चुअल में नेजोफेरिंग्स यानी नेजल कैविटी से आने वाले जो पार्ट है उसको हमने जो वो डिवाइड करके हमने कह दी थी कि ये नेजोफेरिंग्स। जो ऑरल कैविटी से आ रहा है उसको हमने कह दिया ओरोफेरिंग्स, और जो हमारे पास डाउनवर्ड मूव करते हैं इस रीजन के ऊपर तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, ये हमने कहा था कि हाइपोफेरिंग्स, या इसको हम लेरेंगो फेरिंग्स भी कहते हैं। इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि ये लेरिंग्स का रीजन होता है, ये आप देखोगे तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली ये और ये एक्चुअल में लेरिंग्स के रीजन में मौजूद है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं लेरेंगो या हाइपोफेरेंस। ठीक है, मैं इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपने इसको याद रख ले, ठीक है, लेरेंगो फेरिंग्स। अब हाइपोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स और फेरिंग, ये तीन जो है वो आप कह सकते हैं फेरिंग्स की, ठीक है, टाइप्स हैं या पार्ट्स हैं। उसके बाद फर्दर मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये जो लेरिंग्स की हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चार एमसीक्यूज बनते हैं, वो हम साथ ही डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कर लो, मैं कहता हूँ कि जी ये लेरिंग्स है। अब लेरिंग्स के अबव हमारे पास क्या है, फेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स के अबव क्या है, फेरिंग्स। इसके नीचे हमारे पास क्या है, लेरिंग्स। नीचे हमारे पास क्या है, ट्रेकिया। अब फेरिंग्स, लेरिंग्स और जो ट्रेकिया है, ये इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज हमारे पास बनते हैं, और वो हमने कहा था कि जी जो, अब देखें मिसाल के तौर पे वो कहता है जी स्ट्रक्चर फाउंड अबव द लेरिंग्स, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, फेरिंग्स। इसी तरह स्ट्रक्चर फाउंड बिलो द, यानी अबव की जगह पे अगर हम कर ले बिलो, ठीक है, अबव की जगह पे हम लगा देते हैं बिलो। स्ट्रक्चर फाउंड बिलो द लेरिंग्स, अब बिलो द लेरिंग्स ट्रिकिया हमारे पास होती है, अबव द फेरिंग्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये इस रीजन से स्पेसिफिक एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पूछे गए हैं, जो कि आपने याद रखने हैं कि किस तरह से हमारे पास जो फेरिंग्स है, लेरिंग्स है और ट्रिकिया है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये भी पूछा जा सकता है कि अबव, ठीक है, अबव द
ट्रेकिया स्ट्रक्चर फाउंड। तो अब अबव द ट्रेकिया, ट्रेकिया के अबव क्या है, लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अबव हमारे पास फेरिंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है प्रॉपरली। ठीक है, इसको अंडरस्टैंडिंग में रखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर जो है वो, अगर आप ऑरल कैविटी के अंदर देखें, ठीक है, तो आपको इस तरह से एक टाइनी प्रोजेक्शन जो है वो नजर आती है। ठीक हो गया, टाइनी प्रोजेक्शन। ये जो टाइनी प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है, याद रखना है इस टाइनी प्रोजेक्शन का नाम है यूव्यूला। और इसका काम क्या होता है, ये अक्सर औकात पूछा जाता है। अगर आप देखोगे तो ऑरल कैविटी में ये हार्ड पैलेट है, उसके बाद ये सॉफ्ट पैलेट, तो सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है। तो पहली तो ये चीज पूछी जा सकती है कि जी यूव्यूला इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ, तो आंसर याद रखना है हमारे पास सॉफ्ट पैलेट। दूसरी सेंस में ऑरल कैविटी, ठीक है, ऑरल कैविटी का पार्ट है। अच्छा, नीचे अगर आएंगे तो टाइनी प्रोजेक्शन का जो रोल है या इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो हमारे पास क्या होगा कि इसका काम क्या है कि ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फूड या वाटर एंट्री टू दी नेजल कैविटी। ठीक है, अब जरा सुनना, यहां देखें, ये हमारे पास है नेजल कैविटी, ये हमारे पास है इस ये वाला, ये ऑरल कैविटी आ गई। अच्छा, अब इसमें ऑरल कैविटी के अंदर ये जो पोर्शन है ये है हार्ड पैलेट, और इसके पीछे ये हमारे पास है सॉफ्ट पैलेट, और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये वाला, इसको हम कहते हैं यूव्यूला। ये जो आपको टाइनी प्रोजेक्शन नजर आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, यूव्यूला। इसका काम क्या होगा कि फूड जब मूव करती है ना, तो इसने इसको टच करना होता है, और ये पीछे इस तरह से जो नेजोफेरिंक्स होता है ना, यानी इसको क्या कर देती, बंद कर देती है, ताकि फूड जो है वो वापस अबव नेजोफेरिंक्स के अंदर यानी नेजल कैविटी के अंदर जो है वो जा ना सके। ठीक है, तो ये एक चीज जो है वो याद रखनी है कि फूड की एंट्री को क्या कर रही है, वो प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है। कौन, हमारे पास यूव्यूला। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास तो यूव्यूला से रिलेटेड एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि जी ये ओरल कैविटी का पार्ट है या नेजल कैविटी का पार्ट है, ये हार्ड पैलेट का पार्ट है या सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है, ये टाइनी प्रोजेक्शन है हमारे पास। ठीक है, और क्या कर रही है, इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है कि ये फूड और वाटर एंट्री को क्या कर रही है, स्टॉप कर रही होती है, रोक रही होती है कि वो नेजोफेरिंग्स के अंदर जो है वो यानी नेजल कैविटी के अंदर जो है वो जा ना सके। अच्छा, ये तो हो गया यूआरटी से रिलेटेड। उसके बाद डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें हमने पहले भी पढ़ा कि जी लेरिंग्स है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई और लंग्स होते हैं। ठीक है, और इसमें लेरिंग्स क्या है हमारे पास, इनलार्जमेंट इन द एयरवे एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया एंड बिलो द फेरिंग्स। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा जो पहले भी डिस्कस किया कि लेरिंग्स बिलो द फेरिंग्स होता है, टॉप ऑफ द ट्रेकिया होता है, और इनलार्जमेंट इन द एयरवे है। ठीक है, यानी हम आगे स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं आपको दिखाता भी हूं कि इस तरह से क्या होगा कि उसका जो आउटर रीजन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से, ये ट्रेकिया है, तो ये ट्रेकिया की अबव सरफेस के ऊपर ये थोड़ी सी इनलार्जमेंट होती है, दैट इनलार्जमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लेरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इसके अलावा कंपोज्ड ऑफ मसल्स, अब ये भी एमसीक्यू बनता है कि जी जो लेरिंग्स है इसकी कंपोजिशन क्या है, तो याद रखना है मसल्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, मैं एमसीक्यू भी लिख देता हूं कि कंपोजिशन ऑफ लेरिंग्स, तो क्या होगा हमारे पास, मसल्स एंड प्लस कार्टिलेज। ठीक है, मसल्स एंड कार्टिलेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ट्रेकिया के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ट्रेकिया के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और कंपोनेंट भी आ जाता है जो एपिग्लॉटस और ग्लॉटस है। ठीक है, मैं डायग्राम में इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने, ये वही डायग्राम है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाई। ये हमने कहा जी कि हमारे पास नेजोफेरिंग्स है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, उसके बाद ये ओरोफेरिंग्स आ गया यानी ओरल कैविटी से रिलेटेड। अच्छा, अब यहाँ पे इसको केयरफुली देखो, तो ये है ट्रेकिया नीचे, इस ट्रेकिया की अबव सरफेस के ऊपर
ये एक इनलार्ज स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, दैट इनलार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है, इज कॉल्ड एज लेरिंग्स। ठीक है, ये जो इनलार्ज स्ट्रक्चर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या होता है, ये आप कह सकते हैं सिंपली हमारे पास क्या है जी, ये कि ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, ये लेरिंग्स है। इसके नीचे अगर आप देखोगे, अब इसको अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने क्या कहा कि ये मसल्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो ये सेंट्रलाइज में मसल्स हैं और प्लस इसके अंदर कार्टिलेज है। अच्छा, अब हमारे पास इसी के अंदर ही याद रखना है, इसी पोर्शन के अंदर ही हमारे पास क्या होगा कि जो अबव एक पोर आप कह सकते हैं मौजूद होता है। ठीक है, एक पोर मौजूद है जिसके थ्रू एयर जो है वो क्या होनी होती है, एंटर होनी होती है। दैट ओपनिंग या पोर इज कॉल्ड एज ग्लॉटस, और इसके ऊपर ये एक कवरिंग है। ठीक है, ये इस कवरिंग को हम कहते हैं एपिग्लॉटस। यानी जब फूड ऑरल कैविटी से डाउनवर्ड आती है तो ये इसको टच करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्लॉटस जो है, एपिग्लॉटस जो है वो इस ग्लॉटस यानी स्पोर या ओपनिंग को क्या करता है, कवर कर देता है। ठीक है, तो इस ओपनिंग को जैसे ही वो कवर कर देगा तो फूड सीधा किस में जाएगी, एसोफेगस में जाएगी, ट्रेकिया के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल फोल्ड और वोकल फोल्ड इनको याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्योंकि ये अभी आपके लेवल तक ना ही इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आया है और ना ही जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ट्रेकिया है। ट्रेकिया हमारे पास मेम्ब्रेनस ट्यूब मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यूज एंड स्मूथ मसल्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे बल्कि इसमें एक दो फीचर मैं और लिख देता हूँ ट्रेकिया के, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें याद रखना है 15 to 20 सी शेप जो है वो क्या होते हैं हमारे पास, कार्टिलेज होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इसकी ओवरऑल लेंथ होती है, ठीक है, यानी अगर मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ट्रेकिया। ट्रेकिया की अबव सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस तरह से है हमारे पास लेरिंग्स। तो ट्रेकिया फर्दर क्या करती है, इस तरह डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेकिया, इसकी हम बात करें कि ये जो इस तरह सी शेप्ड हमारे पास जो होती है, ठीक है, ये सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। डायामीटर ओवरऑल इसका, ठीक है, जो डायामीटर है वो हमारे पास होता है 12 मिलीमीटर। ठीक है, डाया, ठीक है, ये आपने फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू जो है वो याद रखना है। इसी तरह अगर हम लेंथ की बात करते हैं ओवरऑल, ठीक है, तो ट्रेकिया की जो हमारे पास लेंथ होती है ओवरऑल वो हमारे पास होती है 10 to 12 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 10 to 12 आप कह सकते हैं इसकी लेंथ है हमारे पास। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रेकिया फर्दर डिवाइड कर रही होती है इनटू ब्रोंकाई, वो आगे स्ट्रक्चर हम दोबारा देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, शाबाश तो मुझे बताएं। जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपकी जो है वो डेवलप हो जाए। तो इसमें इस डायग्राम के अंदर जो है सिंपली आपको ये दिखाया गया है कि हमारे पास फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास जो है नीचे आएंगे तो ये हमारे पास लेरिंग्स आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेकिया शो की हुई है। ठीक है, और ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ऊपर हमारे पास जो है वो एपीग्लॉटस होता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के हवाले से मैं पहले आपको ले जाता हूँ, एक और यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम एक थोड़ी सी बनाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। हमारे पास ये है जी, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ ट्रिकिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ट्रिकिया। अच्छा, जो कि सी शेप्ड कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू ब्रोंकाई, जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवीजन हुई और ब्रोंकाई वो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लंग्स के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं क्या हो रहे होते हैं, एंटर हो रहे होते हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या हो रहे होंगे, एंटर हो रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ गए जी लंग्स, यानी ये पोर्शन है जो आप कह लो कि सिंपली
एंटर हो रहा है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये हमारे पास लंग्स में क्या हो गई, एंटर हो गई। कौन, ब्रोंकाई। तो ये भी हम एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि जी विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंटर इनटू द, आप क्या लो के लंग्स। तो उसमें ऑप्शन अगर ट्रेकिया हो, ठीक है, ऑप्शन आपके पास जो है वो उसमें दी हो, ब्रोंकाई दी हो, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो है वो हमारे पास दिया हो, तो याद रखना है आपने कि वो ब्रोंकाई है, यानी ब्रोंकाई एक्चुअल में एंटर हो रहे होते हैं किसमें, लंग्स के अंदर। याद रखना है यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है, जरा उसको मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जिसको थोड़ा सा डार्कली रेड किया है, ये रीजन होता है जो थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप होता है, आप कह लो थोड़ी सी ना, यहाँ पे नीचे की तरफ एंट्री के वक्त जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन बना होता है। दैट डिप्रेशन इज एक्चुअली कंसीडर एज हाइलम या हाइलस। ये जब आप किडनीज के हवाले से पढ़ रहे थे तो आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखा था इस तरह से, और आपने कहा था कि जी किडनी के अंदर ये रीजन है जहां से इस तरह से ब्लड वेसल्स, ठीक है, और यूरिटर वगैरह निकलती हैं, ऐड होती हैं, तो इस पोर्शन को भी आपने हाइलस और हाइलम का जो है वो नाम दिया था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपने याद रखनी है कि हाइलस और हाइलम क्या है। अच्छा, अब एक तो ये आ गया, उसके बाद जो लंग्स अपेरेंटली हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से हो रही होती है कि इसकी अगर आउटर कवरिंग को अगर हम देखें, मैं इतने से पोर्शन को इनलार्ज करूँ साइड पे, ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे पास क्या होगा कि एक इस तरह से लेयर होती है, इसके बाद एक और हमारे पास जो है वो लेयर होती है, और इन दोनों के दरमियान में होती है कैविटी। नाउ ये जो आउटर लेयर है, दैट आउटर लेयर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये आउट, यहाँ पे आउटर लेयर होती है, इसको हम कहते हैं आउटर, या आप कह सकते हैं पेरिटल, पेरिटल प्लेउरल या प्लेउरल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। आउटर या पेरिटल प्लेउरा या प्लेउरल मेम्ब्रेन, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर ले, मगर याद दोनों रखने हैं। इसी तरह जो इनर होती है उसको हम विसिरल या इनर प्लेउरा कहते हैं, ठीक है। आउटर प्लेउरा, इनर प्लेउरा, दो मेम्ब्रेन होती हैं, और कलेक्टिवली इसको कहते हैं प्लेउरल, ठीक है, मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान में एक कैविटी मौजूद होती है, इस कैविटी को हम कहते हैं प्लेउरल कैविटी, हो गया। इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, प्लेउरल कैविटी, जिसने आउटर और इनर प्लेउरा के दरमियान में जगह घेरी होती है। और इसमें होता क्या है, याद रखना है, इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं प्लाज्मा लाइक मटेरियल होता है, वाटर फ्लूइड होता है, जो कि एक्चुअल में लंग्स को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमारे पास कि लंग्स की जो आउटर प्रोटेक्शन है ये हमारे पास किससे की जा रही होती है, वो पैरिटल और विसरल प्लेउरा से। नंबर वन। नंबर टू, अब इसमें एक और चीज जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि हमारे पास जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स को एक और आप कह लो कि चीज ने भी प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। मैं उसको डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ। याद रखना है हमारे पास कि लंग्स जो है वो एक्चुअल में किस में मौजूद होता है, वो चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। किस तरह से, ये देखिएगा, हमारे पास इस तरह से क्या है जी, मौजूद है, लेट्स सपोज ये सेंट्रलाइज्ड एक, आप कह सकते हैं, मैं इसको पहले साइड पे बनाता हूँ फिर उधर लेके जाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। इस तरह से ये हमारे पास है जी सेंट्रलाइज्ड बोन, इसको हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, जो हमारी एक्चुअल में चेस्ट कैविटी के बिल्कुल सेंट्रलाइज, जिसकी सराउंडिंग में रिब्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह से रिब्स जो है वो क्या है, मौजूद है, ठीक है। 12 पेयर होते हैं, याद रखना है, यानी 12 एक तरफ होती हैं, 12 एक तरफ होती हैं, ठीक है। और इनको अगर हम स्केलेटल सिस्टम के लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट 7 पेयर जो होते हैं वो हमारे पास ट्रू रिब्स होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद
जो 8, 9 और 10 हमारे पास होती है ये फॉल्स होती हैं, और उसके बाद जो लास्ट 11 और 12th पेयर है, ठीक है, यानी दोनों साइड होते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग। ये आपने याद रखना है। तो इनके अंदर क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं बनाऊं, अगर मैं इसको उठाऊं और यहाँ पे ऐड करूं, तो ये एक्चुअल में क्या स्टर्नम है, जिसने लंग्स को क्या किया हुआ है, इस तरह से रिब्स के थ्रू फ्रंटली क्या करते हैं, उसको वो क्या करते हैं, कवर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लंग्स को क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिब्स। ये हमारे पास क्या है, रिब्स, यानी एक्चुअल में रिब्स मिलकर रिब केज जो है वो हमारे पास बनाती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब जो रिब केज हमारे पास है, इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि, तो ये हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जी हमारे पास जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपको डायग्रामेटिकली भी शो किया गया है कि ये हमारे पास लंग्स हैं। लंग्स को एक तो मेम्ब्रेन यहाँ पे प्ले कर रही है, यानी उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, जिसको हमने कहा जी प्लेउरल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद रिब्स जो हैं वो उनको कवर कर रही हैं, फिर इन रिब्स के दरमियान में इस तरह से इनको कनेक्टिंग मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने कहा इंटर कॉस्टल मसल्स, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम पहुंचते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरली डायग्राम बनी हुई है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको क्वेश्चन मार्क करता हूँ और आपने बताना है कि इनके नाम क्या हैं, ठीक है। इसी तरह बी है, ये बताएंगे सी, लेट्स सपोज। उसके बाद ये हमारे पास आ गया डी, इसका नाम बताएंगे आप, और इसी तरह ये क्या है हमारे पास, ई, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया, ठीक है, एफ। जी बताएं, शाबाश, कौन बताएगा, अनीजा आप बताएं, ए क्या है, ए क्या है, शाबाश। सर ट्रैक किया, ना, ए सॉरी लेरिंग्स, लेरिंग्स है, बी, फिर बी क्या है, जी सुमन आप बताओ, बताइए, शाबाश। आपने पढ़ा हुआ है, हिंट दे देता हूँ, ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है ये, अनीजा बताओ। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, सुमन, गुड, शाबाश। ये एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड है। अच्छा, उसके नीचे एक ये हमारे पास ये ट्रेकिया होगी, ये तो आसान ही है। उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये क्या है, जी ये बताएं जरा, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद, शाबाश शाबाश, बताएं बताएं। सुने, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद अगर आप जरा डायग्रामेटिकली देखें, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी के बाद हमारे पास आ जाएंगे टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी, गुड, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज यहाँ पे नोट करनी है और उसको माइंड में बिठाना है कि प्राइमरी ब्रोंकाई कितने हैं, दो हैं, एक ट्रेकिया कितने हैं, एक है, दो चीजें हो गई। उसके बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि जी ये हमारे पास कौन सा है, तो याद रखना है हमारे पास ये वाली जो साइड है, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है, राइट, ठीक है, राइट, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये यानी राइट लंग है हमारे पास, और ये हमारे पास लेफ्ट लंग है, ठीक है। अक्सर औकात डायग्रामेटिकली जब आप देख रहे होते हैं तो आपको लग यही रहा होता है कि ये राइट है, ठीक है, और ये लेफ्ट है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप इस समझो कि आप इस डायग्राम के अंदर हो, ये आपके लंग्स हैं, तो याद रखिए कि अगर आप इसको डोनेट करें और आप डायग्रामेटिकली होगे तो ये आपकी राइट साइड होगी, ये वाली, और ये आपकी लेफ्ट साइड होगी।
अच्छा, राइट साइड की तरफ आप देखोगे तो क्या हो रहा होता है कि जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है और लेफ्ट में देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिएगा जरा, 1, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 1, ये हमारे पास इन येलो कलर 2 और इन ब्लू कलर 3, और इधर देखेंगे तो आपको येलो कलर जो है वो शो नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे कि सेकेंडरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग वाली साइड पे दो होती हैं, यानी दो हिस्सों में डिवाइड कर जाती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे हमारे पास जो लंग है उसमें 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे राइट साइड पे, 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये एक चीज तो याद रखनी है। उसके बाद फर्दर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन जो है वो शो हो रही है, यहाँ एक लाइन ये लगी हुई है, एक लाइन ये लगी हुई है, जबकि यहाँ पे एक ही लाइन लगी हुई है, कोई और नहीं है। तो एक्चुअल में ये लंग्स के लोब्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हम कह देते हैं सुपीरियर लोब, इसको हम कह देते हैं मीडियन लोब, ठीक है, मीडियन लोब, और ये हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर लोब। इसी तरह इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास होता है सुपीरियर लोब और इसमें इंफीरियर, इसमें दो ही लोब होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, जबकि जो राइट साइड है उसमें 3 लोब्स होते हैं। तो 3 हिस्से कह लें आप, 3 पार्ट्स होते हैं। इन 3 पार्ट्स की वजह से राइट साइड पे 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है और लेफ्ट साइड पे 2 हमारे पास आप कह सकते हैं लोब मौजूद है, और इसी वजह से इनके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो मौजूद होती है। आपने इसको इस रेफरेंस से भी याद रख लेना है कि 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ठीक है, तो 2 लोब्स होंगे। 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई है तो 3 लोब्स होंगे। 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई राइट साइड पे होते हैं, 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई लेफ्ट साइड पे होते हैं, ठीक है। ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है हमारे पास। अच्छा, इसी तरह जो टर्शियरी ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड करती है, ठीक है। मैं इसका एक स्केच बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही बना देता हूँ, बल्कि आपने याद रखना है इस स्केच को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि हमारे पास जो ट्रेकिया है ये डिवाइड करती है इनटू ब्रोंकाई, बल्कि इसको मैं लिखता हूँ प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक हो गया। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती है टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक हो गया। टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब ब्रोंक्यूल्स दो तरह के होते हैं, पहले होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास होता है रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और ये वो जगह होती है जहां पे आके कार्टिलेज खत्म हो जाता है। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द टेबल, ठीक है, और वो टेबल मैं आपको दिखा भी देता हूं। हमने वो टेबल पढ़ा था और उस टेबल के अंदर हमने पढ़ा था कि जी जैसे ही ब्रोंक्यूल स्टार्ट होते हैं तो ये, ठीक है, ये वाला टेबल हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि जी इस टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे ही हमारे पास कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ब्रोंक्यूल जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ कार्टिलेज खत्म हो जाता है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे शुरू होती है वहाँ पे एक्चुअल में कार्टिलेज जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे तो हमने कहा जी कि हमारे पास यहाँ पे तो ये एक्चुअल में आ गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है ये फर्दर डिवाइड करती है इनटू एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, और एल्व्यूलर डक्ट्स फर्दर डिवाइड करती हैं इनटू एल्व्यूलाई, ठीक हो गया। और ये जो है वो एक याद रख लें कि एल्व्यूलाई हमारे पास फाइनल लास्ट जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये स्केच जो है वो याद रखिएगा, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या कहा, ये हमारे पास
लेरिंग्स था, एक दफा दोबारा से, ये ट्रेकिया है, उसके बाद ये हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई है, उसके बाद हमारे पास ये जो आपको शो किए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई है, ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ये जो जहां से स्टार्ट हो रहा है ये हमारे पास आ जाती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गई एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है, बल्कि इसको हम ब्रोंक्यूल्स ही यहाँ पे उसने, तो ये एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आप इसको कहो, ठीक है, रेस्पिरेटरी, ये एंडिंग पार्ट यहाँ से, ठीक है, ये आ गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड कर रहे हैं किसके अंदर, एल्व्यूलाई के अंदर, और एल्व्यूलाई के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सैक्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिनको सैकुलाई एल्व्यूलरस भी कहते हैं। ये टर्म अगर याद रख लें तो ठीक है, नहीं याद रहती तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि एल्व्यूलर सैक बरक आपने ये जरूर याद रखना है, ठीक है। तो एल्व्यूलर सैक इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है, और हर एल्व्यूलर सैक को आपस में जोड़ने के लिए एल्व्यूलर डक्ट्स जो है वो मौजूद होती हैं। यहाँ पे ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज लाजमी आते होते हैं, और वो कौन से हैं जरा वो देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। सबसे पहले आता है फंक्शनल, करके लिखो जरा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, ठीक है, अल्फा ऑप्शन हमारे पास आता है एल्व्यूलाई, बीटा ऑप्शन आता है एयर सैक या एल्व्यूलर सैक, ठीक हो गया, बीटा बीटा हो गया। चार्ली ऑप्शन हमारे पास आता है, हम कहते हैं कि जी एल्व्यूलर डक्ट्स, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ट्रेकिया। जी क्या होगा आंसर बताएं, शाबाश सुमन, तो कम आ रहे जरा कोई, आपके ख्याल में क्या आंसर है, फंक्शनल यूनिट लंग्स का क्या होगा? बताएं बताएं। सर एल्वियोल है। एल्वुलाई, ठीक है, अनीजा आप बताओ। ओके, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, मैं पहले वो लिखता हूँ, फिर आपने आंसर जो है वो इसका गेस करना है कि क्या आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। हमारे पास सेकंड इसका जो स्टेटमेंट पूछी जाती है वो मैं लिख रहा हूँ, सेकंड में लिखता हूँ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा, फंक्शनल यूनिट तो हमने कहा, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स ऑप्शन यही है, अल्फा बीटा चार्ली, इसमें आंसर क्या होगा हमारे पास, जी बताएं शाबाश, बताएं। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सुन लें, स्ट्रक्चरल यूनिट की जब भी बात, ट्रैकिया होगा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल क्या होगा, ट्रेकिया नहीं, ट्रैकिया एल्व्यूलाई है, सुन लें, स्ट्रक्चर ये, एल्वियोलाई। हाँ जी, और फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तो वो एल्वुलर सैक या एयर सैक होता है, ठीक है, इसको पक्का माइंड में बिठा लो, ये रिपीटेड एमसीक्यू है जो कि 12 दफा एग्जाम्स में आ चुका हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है हमारे पास, ठीक है, कि जी एल्वुलर, एल्वुलाई और एल्वुलर सैक या एयर सैक दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस हमारे पास जो है, तो एयर सैक फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, एल्व्यूलाई हमारे पास, ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो याद रखनी है हमने। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, पहले हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी कि लंग्स है हमारे पास दो, इसमें डिवाइडेड दो पार्ट्स हैं, यानी दो लेफ्ट और राइट लंग है, फिर हमने कहा कि जी मॉर्फोलॉजिकली उसको कवर किया जा रहा होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से, ठीक है, राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, फिर हमने स्ट्रक्चरली देखा तो हमें पता चला कि जी इसके अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ, आप कह सकते हैं एल्वुलाई
जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको डायग्रामेटिकली सारी जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने देखा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों का ये स्ट्रक्चर देख लिया, और यहाँ पे गए तो ये हमने उसकी मॉर्फोलॉजिकली जो है वो स्टडी की, ठीक है। यहाँ तक लंग्स का जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो आपने याद रखना है, ये यहाँ तक कंप्लीट है। इसी से ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसी से ही एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये ब्रॉडर आप कह सकते हैं, एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट आपने सारे याद रखने हैं, जनरल इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उसको आपने प्रॉपरली याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बताएं शाबाश। अनीजा, सुमन, क्लियर है? यस सर, Yes, क्लियर है। sir. हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फर्दर हम मूव करते हैं तो हमारे पास मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है ब्रीदिंग का। ये बहुत आसान सा है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपने याद रखनी है। वो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। ब्रीदिंग आपको पता है कि सिंपली इन, ठीक है, एंड आउट ऑफ द एयर है, सिंपल, ठीक है। इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक हो गया। हवा की सिंपल मूवमेंट है। अब एयर के अंदर जो है वो आपको पता है गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर रेयर गैसेस जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रीदिंग से रिलेटेड जो एमसीक्यू आता है वो याद रखने हैं। वो पूछते हैं कि जी जो हमारे पास जो ब्रेन में कौन सा पोर्शन है जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, जी बताएं जरा, पता है अगर किसी को तो बताएं शाबाश। देखिए, हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेडुला। मेडुला को आप कह सकते हैं ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। मेडुला एक्चुअल में पार्ट है हाइंड ब्रेन का, ठीक है, हाइंड ब्रेन। अच्छा, मेडुला के दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है डोर्सल और एक होता है वेंट्रल, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ब्रीदिंग है इसको हम दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी टेकिंग इन ऑफ एयर, और एक हमारे पास होती है एक्सपायरेशन, टेकिंग आउट ऑफ द एयर, ठीक है। टेकिंग इन एंड एक्सपायरेशन क्या होगी, टेकिंग आउट। नाउ अब जो टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट है हमारे पास, याद रखना है इसके अंदर जो है हमारे पास जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, इसमें जो डोर्सल यानी ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर, ठीक है, एक्सपायरेटरी सेंटर। यानी इसने एक्सपायरेशन को कंट्रोल करना होता है। तो एक्सपायरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, डोर्सल मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये याद रखना है, ठीक है, डोर्सल मेडुला ऑब्लिंगेटा। और वेंट्रल किसको कंट्रोल कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि नॉर्मली आ जाते हैं और पूछे जाते हैं कि जी ब्रीदिंग सेंटर क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा, एक्सपायरेटरी सेंटर डोर्सल मेडुला ऑब्लिंगेटा, इंस्पायरेटरी सेंटर हमारे पास क्या है, वो वेंट्रल मेडुला ऑब्लिंगेटा है, ठीक है। ये अब आपने दो चीजें जो है वो एक तो याद रखनी है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद इसी के अंदर ही जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो हमारे पास क्या है कि जो इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है, इसमें क्या मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम पहले देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा, ठीक है। इसमें याद रखना है, आसान सी चीज है, जब इंस्पायरेशन होती है एयर इनसाइड मूव करती है, रिब केज अपवर्ड, ठीक है, मूव्स अप एंड आउटवर्ड, ठीक है। और इसमें आप एक और प्लस भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, फॉरवर्ड, यानी आगे की जानब जो है वो क्या करता है, मूव करता है। और इसके लोअर रीजन होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि लंग्स की लोअर रीजन के अंदर यहाँ पे एक मस्कुलर शीथ होती है, ठीक है, एक मस्कुलर शीथ हमारे पास है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये जो डायाफ्राम है हमारे पास, प्रेशर, अब यहाँ पे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन, ठीक है। तो डायाफ्राम क्या होगा, डाउनवर्ड जो है वो क्या करता है, मूव कर जाता है। तो ये आपको इस तरह से जो है वो कुछ हद तक नजर आएगा। इसमें क्या होता है कि प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर कम्स रशिंग इन। तो लंग्स में अब तीन चार चीजें यहाँ पे आई। इंस्पायरेशन में क्या हुआ, रिब केज अपवर्ड मूव किया, ठीक है, आउटवर्ड मूव किया, फॉरवर्ड मूव किया, और डायाफ्राम ने डाउनवर्ड मूव करके तो इनसाइड द लंग्स क्या कर दिया, प्रेशर एयर का कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रेशर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो याद रखना है प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एयर इनसाइड द लंग्स क्यों आती है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक हो गया। और इसी तरह फर्दर हम बात करेंगे तो एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एयर आउटसाइड जा रही है, रिब केज मूव्स डाउन एंड इनवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की टर्म इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि ये अक्सर औकात वो पूछ लेता है कि अपवर्ड एंड फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ना हो कि आउटवर्ड की जगह पे फॉरवर्ड का वर्ड लिखा हो तो वहां पे आप कंफ्यूज हुए, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अपवर्ड, ठीक है, एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड ये एक ही वर्ड है। इनवर्ड एंड बैकवर्ड ये एक ही चीज है। अच्छा, डायाफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड। डायाफ्राम यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। डायाफ्राम के अपवर्ड मूव करने की वजह से इनसाइड क्या हो जाता है, जगह कम पड़ना शुरू हो जाती है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर गैस इनसाइड फिल होगी, प्रेशर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि एयर को रशली जो है वो बाहर जो है वो मूव करवा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन है उसको जो है वो क्या करते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर कोई डेप्थ, ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा इनहेल्ड अबव टाइडल, यानी आप क्या करते हैं, एक लॉन्ग यानी लंबा सांस लेते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि जब आप लंबा सांस ले रहे हैं तो लंबा सांस लेते हुए आप मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि एयर को इनहेल्ड किया जाए, ठीक है, डीप ब्रेथ। ये कितनी हमारे पास हो सकती है, मैक्सिमम 3500 ml। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कहते हैं इसको, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम भी कहते हैं। ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये टाइडल वॉल्यूम था नॉर्मल, और एकदम से आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, ठीक है, इंस्पायरेशन की, तो उसको हमने नाम दे दिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है इसका उल्टा एक्सपायरेटरी, ये देखो एक्सपायरेटरी ये वाला, आपने नॉर्मल सांस लिया और आपने फर्ज करने को गुब्बारा फिल करना है, ठीक है, फूंक मारनी है, तो आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं फूंक मारे, तो वो मैक्सिमम आप एक नॉर्मल रीजन से ग्राफ डाउनवर्ड जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखिए जरा, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व ऑन द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर एक्सेल्ड, आपने एयर को एक्सेल कर दिया, ठीक है, तो वो आ गई ये एक्सपायरेटरी हो गई, ये इंस्पायरेटरी हो गई, ये टाइडल हो गई। इसके बाद एक लास्ट हमारे पास रह जाती है जिसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल, यानी आप इधर देखो, यहाँ पे आपने क्या कहा था, सारी यहाँ से आपने क्या कर दिया, एक्सेल कर दी, इनहेल कर ली या एक्सेल कर दी, तो पीछे कुछ बचता है, वो कहते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम, यानी कुछ ना कुछ रहता है। जाहिर सी बात है 1.5 लीटर एयर जो है वो लंग्स के अंदर हर वक्त मौजूद रहती है। क्यों? क्योंकि लंग्स कोलैप्स ना कर जाए आपस में, ठीक है। तो उसकी कोलैप्सिंग को बचाने के लिए 1.5 लीटर तक एयर जो है वो लंग्स में रखी जाती है, जिसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। और टोटल जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो हमारे पास 500 मिलीलीटर या 5 लीटर आप कह सकते हैं
टोटल एयर इंसानी लंग्स के अंदर जो है वो क्या कह सकते हैं, जा सकती है। ठीक है, तो ये दोबारा देखें, मैंने यहाँ पे जो आपको बताया टोटल लंग कैपेसिटी हमने कहा जी 5000 ml है, 5 लीटर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3 लीटर है, टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना इंस्पायरेटरी होता है मोस्ट प्रोबेबली उतना ही होता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1.5 जो है वो लीटर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है, जो कि आपने याद रखनी है, इसको अंडरस्टैंड रखना है, इसको पढ़ना है। कहीं पे क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसको आपने लाजमी डिस्कस करना है। ठीक है, तो मुझे ज़रा